कहानी की शुरुआत होती है जंगल में शिकारियों की एक टीम से, जिन्होंने कई सारे जानवरों को मार दिया था। और यह सभी शिकारी जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को निकालकर शहर में बेचा करते थे। यह लोग खालों को बांधकर बस यहाँ से निकलने की तैयारी करने ही वाले थे कि तभी जंगल के आदिवासी लोग इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जंगल के आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और इन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे शिकारी टीम के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और यह आदिवासी कबीला इसलिए हमला करता है क्योंकि उनका जो सरदार होता है, उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और उन आदिवासी लोगों को लगता है कि यह इन्हीं शिकारी लोगों का काम है। कबीले के सरदार को यहाँ अपनी बेटी नहीं मिलती। दूसरी तरफ यह अमेरिकन शिकारी लोग काफ़ी दूर जाने के बाद भी डरे हुए होते हैं और बंदूक तानकर तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वह आदिवासी लोग इनका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे और वह कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तब कैप्टन ग्लास से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लास कहता है कि हमें इस बोट को छोड़ के ज़मीन के रास्ते चलना चाहिए, क्योंकि वह आदिवासी लोग नदी को फॉलो करते हुए जल्दी हमारे तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए ज़मीन ही हम सब के लिए सबसे सेफ रास्ता है। लेकिन ग्लास की इस बात से इनके ग्रुप का एक आदमी, जिसका नाम गैराल्ड है, उसे ग्लास का ये फैसला ठीक नहीं लगता। वह कहता है कि अगर हम ज़मीन से जाएंगे तो वह लोग हमें जल्दी मार देंगे, क्योंकि ज़मीन का रास्ता बहुत लंबा है और हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन टीम का कैप्टन गैराल्ड से कहता है कि ग्लास इस जगह को हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। और यह लोग तय करते हैं कि अब हम ज़मीन के रास्ते जाएंगे। और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। पर अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि जल्द ही सर्दी का मौसम आने वाला था और उन्हें कई हफ्तों तक पैदल चलकर अपने घर पहुंचना था। जंगल के रास्ते से पैदल चलते हुए शाम हो जाती है और अब यह लोग एक जगह पर रुककर रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और यह सभी जंगल में सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो लोग ग्लास के ज़मीन के रास्ते से पैदल चलने का फैसला गलत समझ रहे थे, अब उन लोगों को अपनी गलती का पछतावा होता है। वह आदिवासी लोग आकर उन्हें मार देते हैं और आदिवासी लोग समझ जाते हैं कि कुछ लोग जंगल के रास्ते से पैदल निकलते हैं। इसीलिए यह लोग पूरे जंगल में फैल जाते हैं उन बचे हुए अमेरिकन शिकारियों को ढूंढने। सभी लोगों को भूख लगी हुई है, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए ग्लास शिकार ढूंढने जंगल में अकेला निकल पड़ता है। कुछ दूर आने के बाद उसे महसूस होता है कि आसपास कोई है, इसलिए ग्लास बंदूक उठाकर रेडी हो जाता है और तभी उसे सामने भालू के दो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। इससे पहले कि ग्लास वहां से निकल पाता, तभी एक बड़ा भालू उस पर हमला कर देता है, जिससे ग्लास के हाथ से बंदूक गिर जाती है। वह भालू ग्लास को उठाकर पटकता है और ग्लास को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब ग्लास कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह आराम से जमीन पर लेट जाता है। ग्लास जब शांत होता है तो भालू भी वहां से जाने लगता है, लेकिन ग्लास शिकार पाने के लिए किसी तरह करके अपने गन के पास पहुंचता है। तभी वह भालू दोबारा से ग्लास पर हमला करने के लिए आता है। ग्लास जल्दी से बंदूक से उसे गोली मारता है, पर वह गोली भालू के सर में लगने के बजाय उसके गले में लग जाती है, जिससे भालू अब और ज्यादा चिढ़ जाता है और अपने पंजों से ग्लास के गले को चीर देता है। लेकिन भालू रुकता नहीं और वह ग्लास की पूरी बॉडी को बुरी तरह से अपने पंजों से काट देता है। गोली लगने की वजह से भालू भी कमजोर हो चुका था। ग्लास अब किसी तरह करके चाकू निकालकर उस भालू पर कई वार करता है, जिससे ये दोनों ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद वह भालू भी ग्लास के ऊपर गिर जाता है। ग्लास ने जब भालू पर गोली चलाई थी, तब गोली की आवाज़ उसके साथियों ने सुन ली, इसलिए ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह देखते हैं कि ग्लास के ऊपर भालू गिरा हुआ है। वह बड़ी मुश्किल से भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी ग्लास के घावों को सीना शुरू करता है। दर्द के मारे ग्लास का बुरा हाल हो गया था। अब ग्लास बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से चल नहीं सकता था, इसलिए यह लोग ग्लास के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं। वह ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह से यह लोग बारी बारी से ग्लास को उठाते हैं। ये लोग ग्लास को काफ़ी दूर तक ले आते हैं, पर आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि आगे एक ऊंचा पहाड़ था जहाँ से इन लोगों को गुजरना था। ये पहाड़ी रास्ता इतना ख़राब था कि वहाँ से अकेला आदमी भी ठीक से नहीं चढ़ पाता था, इसलिए ग्लास को यहाँ से चढ़ाना नामुमकिन था। ये लोग फिर भी कोशिश करते हैं, पर ये लोग ग्लास को नहीं चढ़ा पाते। तभी उनका जो कैप्टन होता है, वह अपने एक आदमी को बोलता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल वह ग्लास को गोली मारने वाला होता है,
क्योंकि उसको लगता है कि ग्लास तकलीफ से गुजर रहा है और वैसे भी ग्लास अब बच नहीं सकता। ग्लास दर्द से तड़प रहा होता है और उसको यहाँ से घर ले जाना लगभग नामुमकिन है। कैप्टन ग्लास को मारने ही वाला होता है कि तभी ग्लास का बेटा सामने आकर बोलता है कि ऐसा मत करो। कैप्टन को उस पर तरस आ जाता है और वह ग्लास को गोली नहीं मार पाता क्योंकि ग्लास की वजह से ये सभी जिंदा बचे होते हैं। कैप्टन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि जो भी 2 लोग ग्लास के मरने तक उसके पास रुकेंगे उसे गांव वापस आते ही $300 दिए जाएंगे। अब ग्लास का बेटा हॉक फौरन बोलता है कि मैं रुकूंगा, और वहाँ पर एक लड़का और होता है जिसका नाम ब्रजर है। वह कहता है कि मैं रुकूंगा चाहे $300 मिले या ना मिले। अब ग्लास का बेटा हॉक और ब्रजर दोनों उम्र में छोटे थे, इसलिए कैप्टन कहता है कि एक और आदमी भी इनके पास रहना चाहिए। यहाँ गैराल्ड सामने आकर बोलता है कि मैं रुकूंगा। यह 3 लोग ग्लास के पास यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी सब आगे निकल जाते हैं। अगले दिन ग्लास का बेटा और वह दूसरा लड़का पेट भरने के लिए शिकार और पीने के लिए पानी लेने चले जाते हैं। तब गैराल्ड पास ही में एक गड्ढा खोदने लग जाता है। इस तरह से और भी कई घंटे गुजर जाते हैं और जब गैराल्ड देखता है कि ग्लास अभी तक नहीं मरा, तब वह गुस्से से ग्लास के पास आता है और ग्लास से कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी, क्योंकि आदिवासी लोग अभी भी पागलों की तरह हमें ढूंढ रहे हैं और अगर आदिवासी यहाँ पर आ गए तो वह हम सबको मार देंगे और तुम अपनी जान देकर अपने बेटे की और हम सबकी जान बचा सकते हो। अब गैराल्ड ग्लास से कहता है कि अगर तुमने अपनी पलकें नीचे झपका ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरने के लिए तैयार हो। ग्लास बेचारा काफ़ी देर तक कोशिश करता है कि उसकी पलकें ना झपके, लेकिन तब गैराल्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे को भी नहीं बचाना चाहते। ग्लास गैराल्ड की बात सुनकर अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पलकें नीचे झपका देता है। यह देखकर गैराल्ड ने उसके मुंह में कपड़ा घुसाकर उसकी सांस रोक दी और ग्लास अब तड़प कर मर रहा होता है। तभी ग्लास का बेटा आकर गैराल्ड को बंदूक से पीछे धकेल देता है। ग्लास का बेटा गैराल्ड पर बंदूक तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। गैराल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन ग्लास का बेटा उसकी कोई बात नहीं सुनता और चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद गैराल्ड ग्लास के सामने ही उसके बेटे को पेट में चाकू मारकर मार डालता है। ग्लास का गला पूरी तरह से कटा होता है, इसलिए वह चिल्ला भी नहीं पाता। वह सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है और गैराल्ड उसके बेटे को उठाकर दूर एक जगह में छिपा देता है ताकि जब वह तीसरा लड़का वहां पर आए तो वह इसे ना देख पाए। कुछ देर बाद जब वह लड़का वहां पर आता है, वह गैराल्ड से पूछता है कि हॉक कहाँ है। तब गैराल्ड उसे बताता है कि वह आसपास ही होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ग्लास बेचारा उस लड़के जिसका नाम ब्रजर है उसे बताने की कोशिश करता है कि गैराल्ड ने मेरे बेटे को मारा है, पर वह बता नहीं पाता क्योंकि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकती। अब रात होती है, गैराल्ड और ब्रजर सो जाते हैं। अगली सुबह गैराल्ड ब्रजर को जगाकर उसे झूठ बोलता है कि मैंने यहाँ से कुछ ही दूरी पर 20 आदिवासी कबीले के लोगों को हमारी तरफ तेजी से आते हुए देखा। अगर वह यहाँ तक पहुँचे तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सुनकर ब्रजर डर जाता है और बोलता है कि अगर हम चले गए तो ग्लास और उसके बेटे हॉक का क्या होगा, जिस पर गैराल्ड कहता है कि अगर हॉक जिंदा होगा तो हमें ढूंढ लेगा। फिर वो लड़का कहता है कि ग्लास अभी जिंदा है। गैराल्ड ग्लास को पैरों से पकड़कर बहुत बुरी तरह से खींचता है। ग्लास के पूरे शरीर में घाव होते हैं और वह दर्द से चिल्ला रहा होता है। अब गैराल्ड एक दिन पहले जो कब्र खोदी थी उसमें ग्लास को जिंदा डाल देता है और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। तब वह लड़का कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? गैराल्ड कहता है कि ये आज नहीं तो कल मर ही जाएगा और जैसा कि हमने वादा किया था उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। ब्रजर को ग्लास के इस हाल के लिए बहुत दुख होता है। वह ग्लास से कहता है कि सॉरी मिस्टर ग्लास, मुझे जाना होगा, और यह कहकर वह पानी की एक बोतल ग्लास के ऊपर रखकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर ग्लास अकेला है, वह तड़प रहा है। ग्लास कई घंटों तक उसी जगह पर जहां उसे दफना कर चले गए थे अधमरी हालत में लेटा रहता है। वह सोचता है कि यहाँ पड़े पड़े वैसे भी मरना है तो क्यों ना बचने की कोशिश की जाए। वह पूरी हिम्मत जुटाकर अपने हाथ पैर हिलाता है और बहुत तकलीफ से गुजरकर वह कब्र से बाहर निकलता है। ग्लास बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। वह रेंगते हुए सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ उसके बेटे की लाश है। वह अपने बेटे की लाश को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। उसके बाद वह अपने बेटे की लाश के ऊपर सिर रखकर सो जाता है।
ग्लास उसी जगह पर होता है और अब ग्लास को भूख लगती है। वह रेंगता हुआ एक जगह पर जाता है जहाँ किसी जानवर का स्कल पड़ा होता है। वह उसमें से एक हड्डी तोड़ता है और जो सूखा हुआ मांस होता है उसे खाता है। फिर वह रेंगता हुआ एक पहाड़ी के छोर तक जाता है जहाँ वह देखता है कि नीचे एक नदी है। ग्लास को अब प्यास भी लगी थी। वह बड़ी मुश्किल से उसी तरह रेंगता हुआ उस नदी के किनारे पहुंच जाता है और पानी पीने लगता है। लेकिन जब वह पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसकी गर्दन कटी हुई थी। अब ग्लास को सबसे पहले अपने घावों का इलाज करना था। उसके पास थोड़ा बारूद बचा होता है। वह सूखी घास इकट्ठा कर आग जला लेता है और थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन के उस हिस्से पर डालता है जहां गला कटा हुआ था। फिर वह एक जली हुई लकड़ी को अपनी गर्दन में डालता है, लगाता है, जिससे बारूद जलकर एक चिंगारी पैदा होती है और उस चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि जलने से जो उसका घाव फटा हुआ है वह चिपक जाए। इस दौरान ग्लास को बहुत दर्द होता है और दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है। एक दिन वह आदिवासी कबीले वाले लोग उसी नदी के किनारे आ जाते हैं और इससे पहले कि वह ग्लास को देख पाते, ग्लास जल्दी से नदी में कूद जाता है। वह नदी में तैरता हुआ उन आदिवासी लोगों से काफी दूर चला जाता है। नदी के इस बर्फीले ठंडे पानी में रहने के बाद ग्लास का ठंड से बुरा हाल हो गया था। दूसरी तरफ गैराल्ड और ब्रजर अपने गांव के काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में एंटर होने से पहले गैराल्ड ब्रजर से कहता है कि हमने जो भी किया उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वह ब्रजर से कहता है कि अगर उन्हें सच पता चला तो कैप्टन हमें सूली पर चढ़ा देगा। मजबूरी में ब्रजर उसकी बात मान जाता है। अब गैराल्ड और वह लड़का कैप्टन के पास जाते हैं और गैराल्ड कैप्टन को बताता है कि ग्लास के आखिरी सांसों तक हम उसके साथ रहे। हमने उसे अच्छी तरह से अंतिम संस्कार के साथ दफनाया और ग्लास का बेटा आदिवासी लोगों के हाथ लग गया और हम अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग आए। ये सुनकर कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $300 देता है, लेकिन वह लड़का पैसे लिए बिना वहां से चला जाता है। ग्लास रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है और जब सुबह होती है तो वह देखता है कि आदिवासी उस तक पहुंचने वाले हैं। वह जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर भागने लगता है, लेकिन वे आदिवासी उसके काफी करीब होते हैं। वह एक दो आदिवासी को गोली मारता है और घोड़े को और तेजी से भगाता है और दौड़ते दौड़ते सामने एक पहाड़ आ जाता है जिसके नीचे एक गहरी खाई होती है। लेकिन ग्लास अब रुक नहीं सकता क्योंकि अगर वह रुकेगा तो वे आदिवासी लोग उसे मार देंगे। इसलिए ग्लास घोड़े के साथ खुद को उस खाई से गिरा देता है और नीचे एक पेड़ से टकराता हुआ सीधा बर्फ में गिरता है। घोड़ा डायरेक्ट नीचे छोटे चट्टानों पर गिरने से मर जाता है, लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा है क्योंकि वह पेड़ से टकराते हुए बर्फ की मोटी परत पर गिरता है, पर उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तभी वहाँ तेज़ तूफान आता है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ग्लास ठंड से बचने के लिए घोड़े के पेट को काटता है और उसके अंदर से सभी पार्ट्स बाहर निकालता है और रात को वहीं सो जाता है। वह किसी तरह पूरी रात उस घोड़े के पेट के अंदर गुजारता है। सुबह जब वह उठता है तो वह देखता है कि मौसम अब नॉर्मल हो चुका है और एक बार फिर से वह अपना सफ़र जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां पर ग्लास को पहुंचना है वहां एक फ्रेंच शिकारी आता है और वह अमेरिकन शिकारियों से मदद मांगता है। कैप्टन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो वह आदमी बताता है कि एक आदमी आया था जिसने हमारे कैप्टन को मार दिया और फिर उसने हमारे सभी घोड़ों को आज़ाद कर दिया। यह आदमी इन लोगों को अपने साथियों का कुछ सामान दिखाता है और वह एक पानी की बोतल को दिखाते हुए कहता है कि जिस आदमी ने हमारे कैप्टन को मारा उसे जाते हुए यह पानी की बोतल गिर गई थी और यह वही बोतल होती है जो ब्रजर ने ग्लास को उस जगह छोड़ते हुए उसके ऊपर रखकर आ गया था। ब्रजर कहता है कि यह तो ग्लास की बोतल है जो कि मैंने उसे दी थी। अब यह लोग उस आदमी से पूछते हैं कि ग्लास ने तुम्हारे कैप्टन को कहाँ मारा था और वह आदमी 30 मील दूर वह जगह उन्हें बता देता है। जिसके बाद कैप्टन, ब्रजर और कुछ लोग ग्लास को ढूंढने के लिए घोड़ों पर निकल पड़ते हैं और यहाँ गैराल्ड को समझ आ जाता है कि अब वह फंसने वाला है। कई घंटों के सफ़र के बाद रात हो जाती है और यह लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस आदमी को बोतल मिली थी। कैप्टन सभी लोगों को चारों तरफ ग्लास को ढूंढने के लिए कहता है और तभी उन्हें दूर से एक आदमी दिखाई देता है। जब यह लोग उसके करीब जाते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि ग्लास होता है और ग्लास को देखकर कैप्टन एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि गैराल्ड ने तो उसे मरा हुआ बता दिया था। कैप्टन ग्लास के पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब ग्लास उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद कैप्टन गैराल्ड को पकड़ने के लिए तेजी से वापस अपने गांव आता है और गैराल्ड को ढूंढता है, लेकिन गैराल्ड
तिजोरी से सारा पैसा चुराकर भाग गया होता है। कैप्टन गुस्से में ब्रजर को मारता है और अपने आदमियों से कहता है कि ब्रजर को अरेस्ट कर दो, लेकिन क्लास कैप्टन से कहता है कि इसमें ब्रजर की कोई गलती नहीं थी। वहाँ जो कुछ भी हुआ ब्रजर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। और अब कैप्टन यह तय करता है कि मैं गेराल्ड को पकड़ने के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसने क्लास के बेटे का मर्डर किया और उसने पैसा भी चोरी किया। तब क्लास बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन कैप्टन कहता है नहीं, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, मैं अकेले उसे मारने जाऊंगा। क्लास कहता है नहीं, मैं उसके लिए बहुत दूर से सफ़र तय करके आया हूँ और उसे सिर्फ मैं मारूंगा। जिसके बाद कैप्टन क्लास की बात मान लेता है और ये दोनों घोड़ों पर गेराल्ड को मारने निकल पड़ते हैं। काफ़ी दूर तक जाने के बाद ये दोनों अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं। कैप्टन ग्लास से कहता है कि तुम दाएं रास्ते से जाओ और मैं बाएं वाले रास्ते से जाऊंगा। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब कैप्टन गेराल्ड को ढूंढ रहा होता है तो गेराल्ड एक बड़े से पत्थर के पीछे से निकलता है और कैप्टन को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि कैप्टन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्ज़ाम है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, लेकिन गेराल्ड नहीं मानता। अब जैसे ही कैप्टन जेब से बंदूक निकालकर उसे मारने ही वाला होता है, तभी गेराल्ड कैप्टन को शूट कर लेता है, जिससे कैप्टन की मौत हो जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर क्लास उस तरफ आता है और क्लास देखता है कि वहाँ पर कैप्टन की लाश पड़ी हुई है और गेराल्ड भाग चुका है। अब क्लास समझदारी से काम लेते हुए लकड़ी की एक बड़ी टहनी तोड़ता है और उसे कैप्टन की पीठ पर लगा देता है ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए। जिसके बाद वह कैप्टन को घोड़े पर बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है। जिसके बाद वह आगे वाले आदमी पर गोली चला देता है और गोली लगते ही वह गिर जाता है। गेराल्ड खुश हो जाता है और उसे लगता है कि ग्लास भी अब मर चुका है। वह धीरे धीरे डेड बॉडी की तरफ आता है। जब वह डेड बॉडी तक पहुंचता है और बॉडी को पलटता है तो उसे पता चलता है कि यह ग्लास नहीं बल्कि कैप्टन है। अब इससे पहले कि गेराल्ड कुछ कर पाता, तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े से उठकर गेराल्ड पर गोली चलाता है। ये गोली गेराल्ड के कंधे में लगती है और वह वहाँ से भागने लगता है। तब ग्लास भी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वह एक नदी के किनारे पहुंच जाता है, जहां पर इन दोनों के बीच एक बड़ी फाइट होती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि नदी के उस पार वह आदिवासी कबीले वाले आ जाते हैं जो इन लोगों को मारना चाहते हैं। ग्लास भी गेराल्ड को नदी में छोड़ देता है। नदी में बहते हुए गेराल्ड दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां वह आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं और अब वे लोग नदी पार करके ग्लास की तरफ आते हैं। पर वे लोग ग्लास को कुछ नहीं कहते और ग्लास को वहां पर छोड़कर जाने लगते हैं। असल में कबीले के सरदार को उसकी बेटी मिल गई होती है और यह वही लड़की होती है। ये लड़की अपने पिता को ग्लास के बारे में बताती है कि उसने मेरी जान बचाई थी और यही वजह होती है कि वे लोग ग्लास को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं।